मैं डॉक्टर रवीश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये क्लास हमारा चल रहा था संख्यात्मक योग्यता यानी मैथ का, और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे यानी अनुपात और समानुपात पे। अनुपात समानुपात का ये 7वां क्लास है और छठे क्लास की तरह से इस क्लास में भी हम आपसे यूपीएसआई 2017 के पूछे गए प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। यानी जो छठा क्लास था और ये 7वां क्लास है, इसमें यूपीएसआई 2017 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं तो उनको एक फॉर्मेट के रूप में यहाँ पे ले लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आप प्रॉपर वे में तब कर पाएंगे जब 1 से 5 तक इस चैप्टर के वीडियो आप देख लेंगे। तो इस वीडियो क्लास में भी कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उनको आप ध्यान से देखिए। और जिसने 1 से 5 तक अच्छे से पढ़ रखा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले, तो वो ये सब क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें पहला सवाल दिया है कि आलिया, दीपिका और रणवीर ने 427 रुपये की राशि को आपस में इस प्रकार बांटा कि आलिया के हिस्सेदारी का 3 गुना, दीपिका के हिस्सेदारी का 4 गुना और रणवीर के हिस्सेदारी का 7 गुना सब बराबर है। रणवीर का हिस्सा क्या है, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमने आपको पीछे के क्लास में बताया था कि यदि कोई चीज़ गुना में आपस बराबर हो, कैसे, ए का 3 गुना, बी का 4 गुना, सी का 5 गुना आपस में बराबर है, तो गुना में बराबर हो या दशमलव गुना में बराबर हो या परसेंटेज में बराबर हो, उनके मध्य इन्वर्स रेशियो होता है यानी विलोमानुपात होता है। अगर इस चीज़ को आप क्लियर कर लेंगे तो ये सवाल बहुत ही अच्छे लगेंगे। अच्छा, ये कई पेपरों में पूछे गए हैं, मैंने केवल 2 निकाले हैं क्योंकि इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है इसको समझने के लिए। तो पहला सवाल देखिए, आलिया, दीपिका और रणवीर ने 427 रुपये की राशि को आपस में इस प्रकार बांटा कि आलिया के हिस्सेदारी का 3 गुना, आलिया को 60 में ए लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आलिया के हिस्सेदारी का 3 गुना, दीपिका के हिस्सेदारी का 4 गुना, दीपिका को डी लिख लेते हैं 4 गुना, और रणवीर के हिस्सेदारी का 7 गुना, इसको आर लिख लेते हैं। आपस में ये इक्वल है, बराबर है। आलिया के हिस्से का 3 गुना, दीपिका के हिस्से का 4 गुना और रणवीर के हिस्से का 7 गुना आपस में बराबर है। अब इनके मध्य जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो विलोमा अनुपात में होगा, 1/3, 1/4 और 1/7। इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम 7 चौक 28 दिया, 84 हो जाएगा क्योंकि कोप्राइम नंबर्स हैं। 3 से इधर काट देंगे तो 28 आ जाएगा, और इधर 4 से काट देंगे तो 21 आ जाएगा, और इधर 7 से काट देंगे तो 12। यानी आलिया, दीपिका और रणवीर के बीच जो पैसा बटेगा वो 28, 21 और 12 के रेशियो में बटेगा। इसका इन्वर्स ये है, विलोमानुपात है। टोटल पैसा कितना था, 427 रुपये। तो नीचे अनुपातिक योग रखेंगे, क्यों, क्योंकि टोटल अमाउंट दिया है। इसे जोड़ लें, 2 1 3 8 11 के 1, 2 2 4 2 6 यानी 61। तो ये 61 क्या है, अनुपातिक योग है। अब जिसका चाहिए उसका ऊपर रख दो। आपसे क्या पूछा, रणवीर का हिस्सा क्या है, तो रणवीर का अनुपात उठा के रख दीजिए। ये 7 बार कट जाएगा, 12 7 84। आपका आंसर 84 रुपये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ अगर पूछता कि आलिया का हिस्सा क्या है तो यहाँ 28 होता, दीपिका का पूछता तो 21 होता। यानी जो पूछा गया है वो ऊपर और जो दिया है वो नीचे। तो दिया है अनुपातिक योग, क्यों, क्योंकि टोटल अमाउंट दिया हुआ है। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 84 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, जरा सा भी इसमें अंतर नहीं है। पिता के पास 83,000 रुपये थे। उन्होंने इस धनराशि को अपनी 3 बेटियों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहली बेटी का 4 गुना, दूसरी बेटी का 5 गुना और तीसरी बेटी का 7 गुना सब बराबर है। तो पहली बेटी की धनराशि क्या है, सेम क्वेश्चन है। पहली बेटी को हम इस तरह से फर्स्ट लिख लेते हैं, दूसरी को सेकंड और तीसरी को थर्ड लिख लेते हैं। अब पहली का 4 गुना, दूसरी का 5 गुना और तीसरी का 7 गुना, ये आपस में इक्वल है। तो इनमें रिलेशन कैसा होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा, 1/4, 1/5 और 1/7। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35, चौको 140, चूँकि कोप्राइम है तो एलसीएम गुणनफली होगा। अभी 4 से इसको काटेंगे तो 4 × 12, 4 × 5 = 20, 35 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 28 × 5 = 140 होता है, और 7 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए,
बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अगर फर्स्ट बेटी को 35 रुपये मिलेंगे तो सेकंड को 28 और थर्ड को क्या मिलेगा 20। तो ये वितरण का रेशियो बन गया। अच्छा, टोटल अमाउंट क्या है 83,000 रुपये है। नीचे अनुपातिक योग रखेंगे, क्यों? क्योंकि टोटल अमाउंट दिया है। तो 8 5 13 के 3 हो गया और 2 1 3 2 5 और 3 8 यानी 83 ये हो गया। आपको किसका चाहिए था? पहली बेटी का। पहली बेटी का मतलब 35। तो ये आंसर एक बार कट जाएगा, यहाँ पे 35,000 आंसर आ जाएगा। इस तरह से बहुत ही इजी वे में बता सकते हैं। और इसके खेल का आधार सिर्फ एक ही चीज़ है कि अगर कोई चीज़ गुना में बराबर है, परसेंटेज में बराबर है या दशमलव गुना में बराबर है तो उनके मध्य इनवर्स रेशियो होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं और इस टाइप के आप पीछे कर चुके हैं। ये भी आपके पेपर के पूछे गए सवाल हैं। और तीसरा देखिए, एक बैग में 216 रुपये क्रमशः 2 3 4 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यानी जो क्वाइंस हैं बैग में उनमें 2 3 4 का रिलेशन है। आपसे पूछा जा रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। और दूसरा सवाल है कि एक थैले में 305 रुपये की राशि 4 5 7 के अनुपात में 25 पैसे 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। इस बैग में जो सिक्के हैं 25 पैसे 10 पैसे और 50 पैसे के, उनमें 4 5 और 7 का रिलेशन है। क्रमशः प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है। तो यहाँ सभी सिक्के पूछे हैं कि उनकी संख्या क्या है और उसमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। दोनों सवाल लगभग एक जैसे हैं। इनको देखिए कैसे हल करेंगे। बैग में जो सिक्के हैं, जो क्वाइंस हैं, वो 1 रुपये का है। पहला सवाल देख रहे हैं 3 नंबर। दूसरा क्वाइंस 50 पैसे का है तो उसको 1/2 रुपये लिख लो, यही मैंने पीछे बताया था। तीसरा 25 पैसे का है तो 1/4 रुपये लिख लीजिए। ये हमारा टाइप ऑफ क्वाइंस हो गया, टाइप ऑफ क्वाइंस। अच्छा, अब हमारे पास वैल्यू दी है 216 रुपये क्या है, मूल्य है। तो जाहिर सी बात है हमें मूल्य में अनुपात मालूम होगा तभी इसको वितरित कर पाएंगे। जब तक मूल्य में अनुपात नहीं मालूम होगा तब तक वितरित नहीं कर सकते। संख्या में रेशियो दिया है 2 3 और 4। ये संख्या में अनुपात है किसके? क्वाइंस की। क्वाइंस की संख्या में रेशियो दिया है, हमें मूल्य में रेशियो निकालना है। अब मूल्य में रेशियो कैसे निकालेंगे ये चीज़ मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। क्यों मूल्य में रेशियो निकालेंगे? क्योंकि अमाउंट दिया है। यदि संख्या दी होती तब तो बाटी ही दी जाती। तो 2 सिक्के हैं लेकिन 1 रुपये के हैं, कितना पैसा हो गया? 2 रुपये। 3 सिक्के हैं लेकिन 50 पैसे के हैं, तो ये तो आपका 3/2 रुपये हो गया यानी 1.5 रुपये। 4 सिक्के हैं और ये कैसे हैं? 25 पैसे वाले, तो ये कितना हो गया? 1 रुपये। अब इसको अनुपात को हम चाहें तो उसमें बदल सकते हैं पूर्णांक में। ये आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये 3 रहेगा और ये 2 हो जाएगा। 2 से सबको गुणा कर दिया, 2 से इसे करोगे 2 हो जाएगा, 2 से इसे करोगे 2 2 कट जाएगा, 2 से इसे करोगे 4 हो जाएगा। तो वैल्यू रिलेशन क्या आ गया? 4 3 2। अब वैल्यू है कितनी? 216 रुपये। तो 216 को हम बांट देते हैं। 3 2 5 4 9। आपको क्या पूछा गया था कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो पहले 25 पैसे का अमाउंट क्या है ये निकालते हैं। 2 रख देंगे, 9 दूनी 18, 9 चौको 36, 24 दूना 48 रुपये बैग में, जो कि 25 पैसे के क्वाइंस के रूप में है। 48 रुपये हैं जो कि 25 पैसे के क्वाइंस के रूप में है। तो अमाउंट क्या, वो नंबर ऑफ क्वाइंस क्या हो जाएगा? 48 गुणे, जब सिक्के चाहिए तो 4/1 कर दीजिए, तो ये 192 क्वाइंस आ जाएंगे। अगर आपको अमाउंट निकालना है, सिक्के दिए हैं तो 1/4 करोगे, और अगर अमाउंट दिया है सिक्के निकालना है तो 4/1 करोगे। तो 48 रुपये का मतलब 25 पैसे के 192 क्वाइंस होंगे। आपका सही आंसर सी होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी सेम है, जरा सा भी इसमें अंतर नहीं है। बस ये हो सकता है कि डिजिट की वजह से चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाएं, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो डिजिट की वजह से कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो डिजिट की वजह से कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा। अगले सवाल को ध्यान से देखें। एक थैले में 305 रुपये की राशि है, ठीक है, अमाउंट दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है। 4 5 7 के अनुपात में 25 पैसे 10 पैसे और 50 पैसे के कॉइन्स हैं।
क्रमशः प्रत्येक प्रकार के कॉइन्स की संख्या पता करनी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास टाइप ऑफ कॉइन्स हैं वो पहला तो आपका 25 पैसे का है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 25 पैसे वाले को 1/4 रुपये है, ऐसे लिखेंगे 1/4 रुपये वाला कॉइन्स है। और दूसरा 10 पैसे का है तो 1/10 रुपये वाला कॉइन्स है। और तीसरा 50 पैसे का है तो 1/2 रुपये वाला कॉइन्स है। तो ये तो आपका टाइप ऑफ कॉइन्स हो गया ना, सिक्के का प्रकार हो गया, टाइप ऑफ कॉइन्स। इनका रेशियो क्या है सिक्कों की संख्या का, 4, 5 और 7, इस रेशियो में कॉइन्स बैग में पड़े हुए हैं। ये संख्या में अनुपात है। अच्छा, हमारा संख्या में अनुपात से काम नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि वैल्यू दी है, इसलिए मूल्य अनुपात निकालना ज़रूरी हो जाएगा। अब मूल्यों में अनुपात निकालते हैं। ये 25 पैसे वाले सिक्के हैं, टोटल 4 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो गए? 1 रुपया हो गया। ध्यान से देखिए, 25 पैसे का सिक्का है, 4 सिक्के हैं तो 1 रुपया हो गया। और ये 10 पैसे का सिक्का है, 5 सिक्के हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 5/10। 5/10 को आप 1/2 लिख सकते हैं, आगे लिख लेंगे अभी। और ये 7 सिक्के हैं और आधा रुपये वाले हैं, तो 7/2 रुपये हो जाएगा। अब आप इसको किस तरह से पूर्णांक में बदलेंगे? पूर्णांक में बदलना इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है इजी वे में कैलकुलेशन कर पाएँ। ये देखिए 5/10 को 1/2। अब सबको 2 से गुणा कर देते हैं, तो सबको 2 से गुणा करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा और वो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। देखिए 2 से गुणा करोगे यहाँ पे तो 2 कट जाएगा, 7 बचेगा। 2 से यहाँ करोगे 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। और 2 से इसको करोगे तो ये पूरा 2 हो जाएगा। ये क्या निकल आया? वैल्यू रिलेशन, मूल्य में अनुपात निकल आया। अब आपसे पूछा प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है, तो सबसे पहले अनुपातिक योग और अमाउंट देखते हैं। 305 रुपये की राशि है, अनुपातिक योग 7, 1, 8, 2, 10 हो गया। अब सबसे पहले हम निकालते हैं क्रमशः 25 पैसे वाले, तो यहाँ 2 रख देंगे, 2 पंचे 10, ये 61 रुपये हो गया। अमाउंट है नहीं, क्योंकि ये मूल्य में अनुपात है और ये मूल्य है तो 61 रुपये है। लेकिन 25 पैसे का कॉइन्स है तो 61 गुणे 4/1 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 × 4, 4 × 24, 244 कॉइन्स हैं। 244। अभी देखिए जैसे परीक्षा आप दे रहे हैं तो इसको उठा के टिक कर देंगे, क्योंकि 244 किसी में भी स्टार्टिंग में नहीं है। तो आपका 25 पैसे वाले जो सिक्के हैं 244 हैं। अगला हल करते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से 305 बटे वही 10 अनुपातिक योग। अब की कौन सा चाहिए? ये आपको चाहिए, तो 1 रख दीजिए, ये काट देता हूँ, 5 दूनी 10 और 5 छक्का 30, 5 एकम 61/2 रुपये। 61/2 रुपये है कौन सा? 10 पैसे वाला। तो अब 10 पैसे वाला है तो इसको 1/10 पलट करके गुणा कर दीजिए, 61/2 गुणे 10/1। ये देखिए 1/10 की जगह 10/1 हो जाएगा जब कॉइन्स बताने हैं। तो 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 305 सिक्के हो जाएंगे। दूसरा जवाब ये हो गया आपका। अब तीसरा भी निकाल लीजिए। आप तीसरा कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ दिख लेता हूँ, 305 बटे वही अनुपातिक योग। अब इसका चाहिए तो 7 हो गया, तो इसको भी आप काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 से काटेंगे तो 61, 61 गुणे 7/2, इतना पैसा हो गया। गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान बिल्कुल मत हो, गुणा करने की कहीं से ज़रूरत नहीं है। 61 गुणे 7/2 आया कि नहीं आया? 305 बटे 10 गुणे 7 काट दिया तो 61 गुणे 7/2। इसको गुणा करके बटा करके लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। 1/2 रुपये का सिक्का है तो पलट दो, 2/1 हो जाएगा, 2 कट गया, 7 एकम 7, 7 छक 42, 427 सिक्के ये हो गए। तो इस तरह से कैलकुलेशन को मेंटेन करके चलिए ताकि आपको कहीं पे कंफ्यूजन ना हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपके सामने फिर से दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन मैं आपको नंबर सिस्टम में बता चुका हूँ, संख्या पद्धति में। यहाँ पे सामने आ गया, पेपर का क्वेश्चन है तो डिस्कस करे ले रहे हैं। आदित्य को 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले हैं। आदित्य को 10 पैसे और 20 पैसे के सिक्के मिले हैं। यदि उसके पास जो सिक्कों की संख्या है वो 50 है और जो राशि जनरेट होती है उन सिक्कों से वो 6 रुपये है, तो आपको बताना है कि 20 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। आप इस सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं
और देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। मैंने आपको तरीका बताया था कि एक प्लस का निशान बना दीजिए, नंबर ऑफ कॉइन्स उसके पास 50 हैं और जो इनका अमाउंट है वो 2 सिक्कों के रूप में है, जो कि एक 20 पैसे का कॉइन्स है और दूसरा कॉइन्स कैसा है, 10 पैसे का है। अभी जो कॉइन्स हैं वो पैसे में है तो हम अमाउंट को भी पैसे में बदल लेते हैं। 6 रुपये का मतलब 600 पैसे, है ना। सारी यूनिट एक जैसी हो गई तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब आपको हमने तरीका बताया था कि जो पूछा गया है उसे ब्लॉक करें, अपोजिट वाले से नंबर ऑफ कॉइन्स को गुणा करें, जो वैल्यू आएगी वो छदम वैल्यू होगी, मॉक वैल्यू होगी, उसे वास्तविक से घटा दें और दोनों सिक्कों के वैल्यू के अंतर से डिवाइड कर दें, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। पूछा गया है 20 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, इसे ब्लॉक करें, अपोजिट वाले से नंबर ऑफ कॉइन्स को गुणा करें, 500 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस लेना है, ले लिया, इनकी वैल्यू का जो अंतर है उससे डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ गया 10 सिक्के। ये आपका जवाब होगा। यानी 20 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है वो ओनली 10 है। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा, ए आंसर सही हो जाएगा। बाय द वे यहाँ पूछ लेता कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, तब आप कैसे करते, फिर से देखिए इसी में बता देता हूँ। अगर 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछता तो ये आपका उसी तरह से 50 होता, ये 600 होता, यहाँ 20 पैसे आप लिख रखे हैं, यहाँ 10 पैसे लिख रखे हैं। जब आपसे पूछता 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है तो इसे ब्लॉक कर दो, अपोजिट वाले से नंबर ऑफ कॉइन्स को गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 1000 हो जाएगा। ये दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, कितना आएगा 400 और इनके अंतर से डिवाइड कर देंगे 10 यानी कितना आ जाएगा 40। तो 40 सिक्के 10 पैसे वाले हैं और 20 पैसे वाले 10 सिक्के हैं, टोटल 50 कॉइन्स हैं और अमाउंट क्या है 6 रुपये का ये अमाउंट है। तो इसको आप पीछे देखिएगा जा करके, जो संख्या पद्धति के वीडियो हैं, जिस बच्चे ने अच्छे से देखा होगा उसने देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अच्छा, अगला सवाल 6 नंबर काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन दिया है। सेब, संतरे और आम की संख्या क्रमशः 5, 7, 8 के अनुपात में है। फल विक्रेता ने फलों की संख्या क्रमशः 40%, 50% एंड 75% बढ़ा दी है। अब पूछा जा रहा है कि फलों के बीच अनुपात क्या है, यानी वर्तमान में जो फलों की संख्या है उनके बीच रेशियो क्या है, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। तो पहले 5, 7, 8 के अनुपात में फल थे, 5, 7 और 8 के अनुपात में। इसको हम सीधा सा बोल देते हैं, पहले 500 सेब थे, 700 आपके संतरे थे और 800 आम थे। सबको 100 से गुणा कर दिया। अब आप पूछेंगे गुणा आपने क्यों कर दिया, ठीक है, गुणा इसलिए कर दिया कि आपका कैलकुलेशन आपके फेवर में आ जाए, आसान हो जाए, दिक्कत ना हो कैलकुलेशन करने में, दशमलव या कहीं पे फ्रैक्शन की नौबत ना आए। अच्छा, पहले वाले फल में यानी सेब में 40% की बढ़ोतरी हुई, तो 500 का 40% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, निकाल के देख लेना, 200 बढ़ेगा। 200, 4 पंचे 20 है ना, 200 आप इसको निकालिएगा खुद। अच्छा, उसके बाद 50% बढ़ गया आपका संतरा, तो 700 का 50% क्या हो जाएगा, 350 हो जाएंगे, 350 संतरे बढ़ गए। उसके बाद 75% बढ़ गए आपके आम, तो 800 का 75% क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 800 का 75%, इतने आम बढ़ गए। इस तरह का पीछे एक सवाल आप कर चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि एक विद्यालय की 3 कक्षाओं में, मेरे ख्याल से चौथा या 5वां वीडियो प्ले करके देखिएगा, एक विद्यालय की 3 कक्षाओं में इतने इतने अनुपात में छात्र थे, इतने % बढ़ गए, अब अनुपात क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा। अभी फल आपके बैग में 1400 हैं, वो आम हैं। जो फल आपके 7, 3, 10, 1050 हैं वो आपके संतरे हैं, और ये आपके 700 क्या हो गए, ये आपके सेब हो गए। इनके बीच रेशियो निकाल दीजिए, सबका 1-1 जीरो काट दीजिए, और 35 दूना 70, 35 तिहाई 105, 35 चौको 140, 2, 3, 4 का रिलेशन आ गया। तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। इतने इजी वे में आंसर आप दे सकते हैं, और ये सब आपके पेपर के पूछे गए सवाल हैं, इनको टैली करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 आपके सामने ये लिखे हुए हैं,
और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, लेकिन सामने किसी पेपर में आ गया तो मैंने नोट कर दिया है। ये आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। लगभग हर दूसरे पेपर पे एक दो सवाल पूछे गए हैं। अशोक के पास 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 85 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं हैं। यदि वह इसके मिश्रण को 84 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचकर 20% मुनाफा कमा रहा है, तो बताएं कि इन्हें किस अनुपात में उसने मिलाया है। देखिए यहाँ पे जो 84 रुपये SP है, 84 रुपये में वो बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस है और ये 20% मुनाफे के साथ है। तो 84 रुपये आपका 120% है। चाहिए आपको इसकी कॉस्ट यानी 100%। तो CP क्या आ जाएगी, 0 काट दीजिए, 12 सत्ते 84, 7 धामा 70 रुपये। ये CP हो गई यानी कॉस्ट प्राइस हो गई, उसके मिक्सचर की लागत हो गई। अब जो फर्स्ट टाइप का गेहूँ आपका है उसको आपने 60 रुपये किलो से लिया है और सेकंड टाइप का जो गेहूँ है उसको आपने 85 रुपये से लिया है। ये आपका जो मिक्सचर कॉस्ट है वो 70 रुपये है। इस चीज़ को यहाँ तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ये सेलिंग प्राइस था, विद प्रॉफिट था, 20% प्रॉफिट के साथ था, तो कॉस्ट 100% हो गई, 70 हो गया। राइट से घटा करके लेफ्ट में लिख लीजिए, लेफ्ट से घटा के राइट में, और ये आपका 90 डिग्री पे क्वांटिटी रिलेशन निकल आएगा। इन दोनों का अंतर क्या है, 15, और इन दोनों का अंतर क्या है, 10। तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 3-2 का रेशियो होगा, 3-2 के अनुपात में ये मिलाया गया है। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर करिएगा, और जहाँ मेरे सामने जो भी आ रहा है इजी वे में वो मैं करा देता हूँ। आप इसको पॉज कर दिया करिए वीडियो, और पॉज करके खुद से हल किया करिए, तो एक तरह से आपको अभ्यास के लिए प्रश्न भी मिल रहा है। अगला सवाल देखें। अगला क्वेश्चन है 3:7 के अनुपात में 3:7 अनुपात वाले रंग और पानी के मिश्रण में 68 लीटर रंग और मिलाया जाता है। 3:7 अनुपात वाले रंग और पानी के मिश्रण में 68 लीटर रंग मिलाया जाता है। परिणामी मिश्रण में रंग और पानी का जो रेशियो है वो 7:5 है। असल मिश्रण का परिणाम क्या है? असल मिश्रण का मतलब जो पहले था, जो एक्चुअल पहले ओरिजिनल मिश्रण था मिलाने से पहले, उसका परिणाम क्या है? तो क्या वो 75 लीटर था, 50 लीटर था, 100 लीटर था, या 68 लीटर था? तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बात करेंगे, रंग और पानी। तो यहाँ पे हम रंग लिख लेते हैं और इधर हम पानी लिख लेते हैं। तो ये 3:7 के रेशियो में है, तो इसको हम 3x लिख लेते हैं और इसको 7x लिख लेते हैं। यानी अब ये एग्जैक्टली क्वांटिटी हो गई, रेशियो नहीं हो गया। ये 3x लीटर है और ये 7x लीटर है। ये अलग बात है कि x की वैल्यू नहीं मालूम है। जैसे ही x की वैल्यू मालूम होगी तो इनका मान भी बता देंगे। अच्छा, मिश्रण में आप डाल क्या रहे हैं? 68 लीटर रंग डाल रहे हैं। तो जो रंग है उसके सामने 68 कर दीजिए। अगर डाल रहे हैं तो प्लस और निकाल रहे हैं तो माइनस। ऐसे सारे सवाल पीछे हो चुके हैं। अभी आपका कन्वर्ट जो रेशियो है वो 7:5 हो जा रहा है, 7:5 का। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इससे ऊपर और इससे नीचे, तो 5 तिहाई 15x और प्लस हो जाएगा 5 अट्ठे 40 के 0 और 5 छक्का 30 और ये 34। अच्छा, इधर क्या हो जाएगा? 7 सता 49x हो जाएगा। अब 15x इससे घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 34x आ जाएगा, जो कि बराबर 340 के है। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। x की वैल्यू 10 आ गई। अब पूछ रहे हैं कि असल मिश्रण का परिणाम क्या था? तो असल मिश्रण क्या था? 3x + 7x, टोटल 10x था और x की वैल्यू 10 आ गई है, यानी मिश्रण कितना था? 100 लीटर था। 70 लीटर उसमें पहले पानी था और 30 लीटर रंग था। तो असल मिश्रण आपका 100 लीटर हो गया। अगर ये पूछ लेता कि अब वर्तमान में मिश्रण क्या है, तो 168 लीटर हो जाता, 168। बट दैट टाइम जो ओरिजिनल मिश्रण था वो आपका 100 लीटर था। तो इस तरह से इजी वे में आंसर कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये अगले 3 क्वेश्चन और आपके सामने लिखे हैं और तीनों आपके पेपर के ये भी हैं। 9वां क्वेश्चन लिखा है 50 लीटर के एक मिश्रण में शराब और सोडा का जो रेशियो है वो 3:2 है। 6:7 का अनुपात बनाने के लिए कितना सोडा मिलाना चाहिए? ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसे देखिए कैसे करेंगे। 50 लीटर का एक मिश्रण है जो कि 3:2 के अनुपात में है और ये शराब और सोडा का मिश्रण है। तो सबसे पहले इसको बांट लेते हैं। यहाँ पे आप देखें 50 लीटर है ये मिश्रण, एलिगेशन है ये,
और ये सोडा और शराब और सोडा का है, पहले शराब है फिर सोडा है। तो 50 बटा अनुपातिक योग रखेंगे, 3 2 5 हो गया, गुणे 3 करेंगे तो 30 लीटर शराब आ जाएगा। 30 लीटर शराब है तो जाहिर सी बात है 20 लीटर आपका यहाँ पे बटा 5 गुणे 2 कर देंगे या घटा लीजिए, 20 लीटर सोडा आ जाएगा। ये क्वांटिटी हो गई, 30 लीटर शराब और 20 लीटर सोडा। यहाँ पे हम शराब लिख लेते हैं और यहाँ पे हम सोडा लिख लेते हैं, है ना। बिल्कुल स्पष्ट एक एक पॉइंट रखिएगा। तो पहले हमने बांट दिया, 50 लीटर का मिश्रण था, 3-2 के रेशियो में था, क्या था, शराब सोडा। तो 30 लीटर शराब थी और 20 लीटर सोडा था। वैसे भी आप देखिए दिख रहा था, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको बिल्कुल इत्मीनान से बता रहे हैं। बिल्कुल आप एक एक पॉइंट की प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज़ 30 और 20 दिख रहा था, एक नज़र में लिख लेते। आपसे पूछ रहे हैं कितना सोडा मिला दें, तो सोडा के सामने प्लस कर लो। कितना मिला दे आपको नहीं पता है, चलिए यहाँ पे x लीटर मिला दो, क्योंकि हमें मालूम नहीं कितना मिलाना है। तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा कि 6-7 का रेशियो बन जाएगा। ये हो गया, 30 लीटर शराब थी, 20 लीटर सोडा था, कितना सोडा मिला दें तो प्लस x कर दीजिए और 6-7 का रेशियो बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 त्रिक 21, 210 हो गया। ये बराबर हो गया 6 दूनी 12, 120 हो गया, 6 दूनी 12, 120 प्लस 6x हो गया आपका। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, फिर से देखिए, 7 त्रिक 21, 210, 6 दूनी 12, 120 और 6x है। तो यहाँ पे ये इससे घट जाएगा, 6x बराबर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा, और x बराबर क्या आ जाएगा, 90 बटा 6 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। यानी 15 लीटर आपको सोडा मिलाना चाहिए। कितना सोडा मिलाना चाहिए, जवाब मिल गया आपको, 15 लीटर सोडा मिलाना चाहिए। तो इस तरह से इजी वे में आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितने सरल तरीके से सॉल्व किया गया। ये बांटना बिल्कुल सिंपल था, कितना का मतलब नहीं मालूम, x फिर क्या होगा, ये परिणाम, क्रॉस मल्टीप्लाई और आंसर आपके सामने। यानी इस सवाल को आप एक लाइन में सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:1 है, इनकी परिधियों में क्या अनुपात है। तो पहली चीज़, वर्ग में परिधि हम लोग नहीं बोलते हैं, हालांकि अगर बोल दिया है तो कोई यहाँ पे फॉल्ट नहीं है, लेकिन अमूमन क्या होता है कि हम लोग सर्कल की परिधि कहते हैं, यानी वृत्त की परिधि कहते हैं। वर्ग में क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो 2 वर्ग हैं इस तरह से, और इनके जो एरिया हैं, क्षेत्रफल हैं, इनके क्षेत्रफलों में जो संबंध है, दोनों के क्षेत्रफलों का रिलेशन है, वो 16:1 का है, 16:1 का है। तो इनकी परिधि का या परिमितियों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहली चीज होता क्या है कि जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल, वो अगर इसकी भुजा a है तो भुजा का स्क्वायर होता है, किंतु अगर परिमाप या परिमिति की बात की जाए तो अगर भुजा a है तो परिमाप इसका होता है 4a। क्लियर हो गए होंगे आप यहाँ पे। तो अगर परिमाप में, विमा में और विकर्ण में, परिमाप, विमा, विकर्ण में अगर mn का रिलेशन है तो जो क्षेत्रफल में संबंध बनेगा, क्षेत्रफल में जो संबंध बनेगा वो वर्गानुपात बनेगा m² अनुपात n²। और अगर यहाँ पे आपको किसी ने कह दिया है कि mn का रिलेशन है क्षेत्रफल में, तो यहाँ जो बनेगा वो √m और √n का रिलेशन बनेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जैसे एक यूनिट है आपके सामने सेंटीमीटर, ठीक है, तो चाहे वर्ग की बात करिए, चाहे वृत्त की बात करिए या आयत की बात करिए, जिसके आगे सेंटीमीटर लगा है उसमें बिल्कुल सीधा संबंध होगा mn का। जिसके आगे वर्ग सेंटीमीटर लगा है उसमें m² n² का रिलेशन होगा, और जिसके आगे घन सेंटीमीटर लगा है तो m³ और n³ का रिलेशन होगा। तो यहाँ पे
इनके क्षेत्रफलों में mn का रिलेशन है तो परिमाप में √m और √n का रिलेशन हो जाएगा। तो √16 और √1 का जो मान होगा वो 4 और 1 का हो जाएगा। तो ये देख करके आप टिक कर सकते थे, मैंने थोड़ा सा विस्तृत करके आपको समझा दिया। इसका सही आंसर 4 1 का है। अगला सवाल, यदि a अनुपात b प्लस c बराबर 3:9 है और c अनुपात a प्लस b 10:14 है तो b अनुपात a प्लस c बराबर क्या होगा। देखिए इस सवाल को मैं बहुत ही इजी वे में आपको बताता हूं और पीछे मैं एक क्वेश्चन इस तरह का डिस्कस कर चुका हूं जिसमें कोई अमाउंट था जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था 3 लोगों में। यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, ना कोई समीकरण बनाने की ज़रूरत है ना इसको जटिल करने की ज़रूरत है। आप देखिए कितने ईजी वे में आंसर कर पाएंगे। a अनुपात b प्लस सी में रिलेशन दिया है और ये क्या रेशियो दिया है, 3:9 दिया हुआ है। उसके बाद c अनुपात और a प्लस b में रिलेशन दिया हुआ है और ये क्या अनुपात है, 10:14 है। अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आप बताइए हमें कि b अनुपात c a प्लस सी ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आपको सबसे सरल रास्ता बताता हूँ, इन दोनों का अनुपातिक योग क्या होगा अगर जोड़ लें। इन दोनों का अनुपातिक योग क्या हो जाएगा, 12 अगर जोड़ लें, और इन दोनों का क्या हो जाएगा, 10 और 14 24 हो जाएगा अनुपातिक योग। एक ऐसी संख्या कोई अच्छी सी मान लो जो 24 और 12 दोनों से कट जाए। अब चूँकि 24 है, ये 12 के अंदर ही, 24 के अंदर 12 आ जाएगा, तो 24 के मल्टीपल में कोई अच्छी सी संख्या मान लेते हैं। चलिए हमने 240 मान लिया। अब 240 मान लिया एक संख्या, क्यों हम अपने कैलकुलेशन को बहुत इजी कर रहे हैं, कोई समीकरण नहीं बना रहे हैं। हमने कहा टोटल हमारे पास जो सब मिला करके है वो ABC मिला करके 240 है। ABC सब मिला करके 240 है। देखिए यहाँ पे A है, यहाँ B है, यहाँ C है, तो सब मिलाकर मेरा 240 हो गया। इसमें भी ABC है, इसमें भी ABC है, तो ABC मिलाकर 240। क्यों 240 माना, क्यों 100 नहीं मान लिया। अभी 100 मान लेता तो न 12 से कटता न 24 से कटता, इसलिए 100 नहीं माना। 240 मानने के पीछे एक कारण है कि कैलकुलेशन इजी बन जाए। अब आप ध्यान से देखिएगा, हम ये चीज़ को हल कर रहे हैं। अनुपातिक योग क्या है, 12 है यहाँ पे, ठीक है, और हम A निकाल रहे हैं। यहाँ पे A बराबर अनुपातिक योग 12 है, 3 9 का अनुपात है, A निकाल रहा हूँ, 3 रख दिया, 12 दूनी 24 और 20 दिया 60 है। A बराबर आ गया 60 है। अब साइड में कहीं लिखते चलिए, यहाँ लिख लेता हूँ, A बराबर 60 आ गया। देखिए A अनुपात B प्लस C 3:9 था, अनुपातिक योग नीचे रख दिया और A निकालना था तो A का अनुपात 3 है, A बराबर 60 आ गया। अब इसके पास आते हैं, यहाँ पे आते हैं, अब हम C निकालेंगे। अब 240 टोटल हमारे पास है, अमाउंट हो, संख्या हो, कुछ भी हो। अनुपातिक योग क्या हो गया, 24 हो गया। हमें चाहिए C चाहिए तो हम 10 निकालेंगे। 24 दहम्मा 240, 10 दहम्मा 100, यानी C बराबर कितना आ गया, 100 आ गया। C बराबर 100 आ गया, ये हो गया आपका। अभी यहाँ पे A और C तो आपको मालूम है, 240 से जोड़ के घटा दो तो B पता चल जाएगा। निकालना चाहो तो भी निकाल भी सकते हो। आप देखिए B कैसे निकालेंगे, आप बहुत ही इजी वे में आप इसको B निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम AB निकालते हैं, A प्लस B निकालोगे तो 240 बटे अनुपातिक योग क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और गुणे उसका अनुपात क्या है, A प्लस B का 14, तो ये 10 हो गया, 140 आ गया। तो A प्लस B बराबर 140 अगर है और A की वैल्यू अगर 60 है तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है B बराबर कितना हो जाएगा, 140 माइनस 60 यानी 80। तो B बराबर कितना आ गया, 80 आ गया। ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका अनुपात बताओ, तो इसका अनुपात कैसे बताओगे, B की जगह 80 रख दो, रख दिया। AC की जगह उसको जोड़ के रख दो, अनुपात AC की जगह 60 और 100, यानी 60 प्लस 100,
तो ये 80 अनुपात 160 हो गया, यानी 1 अनुपात 2 हो गया। देखिए बहुत ही इजी तरीके से और देख करके मज़ा आ रहा सवाल को करने में। अगर आप समीकरण इसको बना के करेंगे तो परेशान हो जाएंगे आप। सबसे इजी वे में हमने किया, दोनों का अनुपातिक योग देख लिया, इससे कटने वाली संख्या आप 24 मान लेते, क्या फ़र्क पड़ना है, 24 मान लेते तो 12 दूनी 24, 3 दूनी 6 हो जाता है। फिर 24 धम्मा ये 10 हो जाता, वो आपका 10 और 6 16 हो गया, 24 से 16 घटा दीजिए, वो 8 हो गया, इधर 8 हो गया, उधर 16 हो गया, 1 2 का अनुपात। यानी वर्बली है, आपको हमें दिखाना है तो हम इतना विस्तृत में लिख रहे हैं, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। ऐसे सवालों का आंसर आप देख कर दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आज के लास्ट 2 क्वेश्चन और लिखे हैं, 12 नंबर और 13 नंबर। काफ़ी अच्छे से सवाल हैं, ऐसा पहले हो चुका है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और डिफरेंट है। 80 लीटर का एक मिश्रण बनाने के लिए टीना 3:2 के अनुपात में दूध और पानी मिलाती है, उसे कितना पानी और मिलाना चाहिए कि दूध पानी का रेशियो 2:3 हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो 80 लीटर का दूध पानी का मिश्रण 3:2 के रेशियो में उसको बांट देते हैं। तो 80 हो गया, अनुपातिक योग क्या हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, इंटू 3 करेंगे तो 48 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 48 लीटर आपका दूध आ गया, जाहिर सी बात है पानी 32 लीटर हो जाएगा, है ना, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 16 हो गया, 16 से 48 और 48 इससे घटा दिया तो 32 पानी हो गया। उसे कितना और पानी मिलाना चाहिए, यानी वो डिस्टर्ब किसको कर रही है, पानी को कर रही है। तो स्थिर क्या है, स्थिर दूध है, जो स्थिर है उसे पकड़ लीजिए, प्रेजेंट में उसका रेशियो क्या है। तो प्रेजेंट में दूध पानी का जो रेशियो है ये बनना चाह रहा है, तो प्रेजेंट में दूध का रेशियो 2 होगा और रिमेन्स प्रेजेंट में पानी होगा। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 24 और 24 दिया 72 लीटर पानी आ जाएगा प्रेजेंट में, और दैट टाइम कितना था, 32 लीटर पहले था, 72 अभी है, जाहिर सी बात है 40 लीटर पानी ऐड किया गया है। इस तरह से आप तेज़ी से आंसर दे सकते हैं। आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। 40 लीटर्स पानी इसमें इंक्लूड करने पे रेशियो 3:2 की जगह 2:3 का रेशियो बन जाएगा। अगला सवाल देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखा हुआ है। चेन्नई और बंगलौर के बीच पहली और द्वितीय श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास की ट्रेनों के किरायों का जो अनुपात है वो 20:1 का है। चेन्नई और बंगलौर के बीच पहली और द्वितीय श्रेणी के ट्रेन का किराया 20:1 के अनुपात में है, और प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के इन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 1:40 के अनुपात में है। यदि एक विशेष दिन इन स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से 3600 रुपये एकत्रित किया जाता है, तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से एकत्र की गई राशि क्या है। देखिए ये बताया जा रहा है कि एक ट्रेन है जिसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के यात्री चलते हैं, लेकिन उन यात्रियों की जो संख्या में रेशियो है वो 1:40 का है, और जो किराए में रेशियो है वो 20:1 का है। तो एक दिन 3600 रुपये किसी ट्रेन से लिए गए, आप बताइए फर्स्ट क्लास के यात्रियों ने कितने पैसे इसमें एकत्र किए थे, कितने पैसे फर्स्ट क्लास के यात्रियों से वसूले गए। तो यहाँ पे अगर हम ये मान लेते हैं कि अगर बात की जाए किराए की बात अगर की जाए, तो इसमें किराए में जो रिलेशन है वो 20 और 1 का है। तो प्रथम श्रेणी का जो किराया है फर्स्ट क्लास का और जो सेकंड क्लास का है, इनका किराया जो है 20:1 के अनुपात में है। तो यहाँ पे 20x रुपये किराया है और यहाँ केवल x रुपये किराया है। फर्स्ट क्लास में अगर बात की जाए तो किराए के संबंध में फर्स्ट क्लास में 20x किराया है और सेकंड क्लास में x किराया है, तो 20:1 का अनुपात है। अब ये किराया हो गया 20x और x किराया हो गया, रेशियो नहीं बचा। अब हम पैसेंजर की बात कर लेते हैं। जो पैसेंजर हमारे चलते हैं वो 1 और 40 के रेशियो में है, तो फर्स्ट क्लास में y पैसेंजर यात्रा करते हैं और यहाँ पे 40 y, तो x हमारा किराया है और y पैसेंजर है। अच्छा अभी देखिए फर्स्ट क्लास से जो पैसा इकट्ठा होगा, क्योंकि किराया गुणे पैसेंजर ये होगा टोटल अमाउंट, किराया क्या है और पैसेंजर कितने हैं, तो फर्स्ट क्लास से जो पैसा हमारा इकट्ठा होगा वो 20xy हो जाएगा, गुणा कर देते हैं। और जो सेकंड क्लास से हमारा पैसा इकट्ठा होगा वो कितना होगा, 40xy हो जाएगा।
टोटल जो पैसा इकट्ठा होगा दोनों से, फर्स्ट और सेकंड से, तो 20xy और प्लस 40xy ये बराबर हो जाएगा 60xy। इतना पैसा टोटल इकट्ठा हो जाएगा और ये बराबर किसके हो जाएगा, 3600 के। तो xy की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 3600/60, 0 0 काट दीजिए, 6 6 36, तो xy बराबर 60 आ गया। अच्छा, यहाँ से फर्स्ट क्लास से कितना किराया इकट्ठा किया गया था, 20xy, क्योंकि y पैसेंजर थे, 20x किराया था, 20xy इकट्ठा किया गया था। तो 20 × 60 कर दीजिए, xy की वैल्यू 60 है, तो 20xy ये बराबर 1200 रुपये आंसर आ जाएगा। तो 1200 रुपये यहाँ से वसूला गया था और 40xy का मतलब क्या हो गया, 40xy 40 × 60 कर देंगे, 6 चौको 24, 2400 रुपये सेकेंड क्लास वालों से और 1200 रुपये फर्स्ट क्लास वालों से। तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बड़ा सा लिख करके और भ्रम पैदा किया जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप इनके अनुपातिक योग 21 और 41 से एलसीएम निकाल करके भी कर सकते थे, वहाँ से भी इजी वे में आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो क्लास में आपने टोटल 13 क्वेश्चन देखे और ये सभी 13 के 13 क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2017 के पेपर में पूछे गए सवाल हैं। तो यहाँ तक 7 वीडियो लेक्चर कंप्लीट होते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। इसके बाद अभी 2 से 3 और मैं डिस्कस करूंगा। जो इसका 8वां होगा उसमें कुछ यूपीएसआई के प्रश्न होंगे और कुछ मैं अपनी तरफ से बताऊंगा, और 9वां क्लास भी हो सकता है, 10वां भी हो सकता है। तो मैं देखता हूं जितना उपयोगी और उचित होगा उतना कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।